प्यारे साहित्य प्रेमियों, राग दरबारी उपन्यास के इस भाग को प्रारंभ करने से पूर्व एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि श्रीलाल शुक्ल जी के इस उपन्यास की रिकॉर्डिंग, इसकी सीरीज जो एक एक करके आ रही है, बहुतों को बहुत अच्छी लग रही है, किंतु कुछ लोग जो सुनने के बजाय पढ़कर इसका आनंद लेना चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अमेज़न ऐप से चाहें तो यह पुस्तक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राग दरबारी भाग अंतिम, पलायन संगीत। तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। कीचड़ की चापलूसी मत करो। इस मुगालते में न रहो कि कीचड़ से कमल पैदा होता है। कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है, वही फैलता है, वही उछलता है। कीचड़ से बचो, यह जगह छोड़ो, यहाँ से पलायन करो। वहाँ जहाँ की रंगीन तस्वीरें तुमने लुक और लाइफ में खोज कर देखी हैं, जहाँ के फूलों के मुकुट, गिटार की लड़कियाँ तुम्हारी आत्मा को हमेशा नए अन्वेषणों के लिए ललकारती हैं, जहाँ की हवा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, जहाँ रविशंकर छाप संगीत और महर्षि योगी छाप अध्यात्म की चिरंतन स्वप्निल लता है। जाकर कहीं छिप जाओ, यहाँ से पलायन करो, यह जगह छोड़ो। नौजवान डॉक्टरों की तरह, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए हुड़कने वाले मनीषियों की तरह, जिनका 24 घंटे यही रोना है कि वहाँ सबने मिलकर उन्हें सुखी नहीं बनाया, पलायन करो यहाँ से। यहाँ के झंझटों में मत फंसो। अगर तुम्हारी किस्मत ही फूटी हो और तुम्हें यहीं रहना पड़े, तो अलग से अपनी एक हवाई दुनिया बना लो। उस दुनिया में रहो जिसमें बहुत से बुद्धिजीवी आंख मूंदकर पड़े हैं। होटलों और क्लबों में, शराब खानों और कहवा घरों में, चंडीगढ़, भोपाल, बंगलोर के नवनिर्मित भवनों में, पहाड़ी आरामगाहों में, जहां कभी न खत्म होने वाले सेमिनार चल रहे हैं, विदेशी मदद से बने हुए नए नए शोध संस्थानों में, जिनमें भारतीय प्रतिभा का निर्माण हो रहा है, चुरूट के धुएं, चमकीली जैकेट वाली किताब और गलत किंतु अनिवार्य अंग्रेजी की धुंध वाले विश्वविद्यालयों में, वहीं कहीं जाकर जम जाओ, फिर वहीं जमे रहो। यह न कर सके तो अतीत में जाकर छिप जाओ। कणाद, पतंजल, गौतम में, अजंता एलोरा एलिफेंटा में, कोणार्क और खजुराहो में, शाल भंजिका सुरसुंदरी असल कन्या के स्तनों में, जप तप मंत्र में, संत समागम ज्योतिष सामुद्रिक में, जहाँ भी जगह मिले जाकर छिपे रहो। भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। वह उठने ही वाला था कि उसे कॉलेज की ओर से प्रिंसिपल साहब आते दिख पड़े। आज उन्होंने कमीज और हाफ पैंट के साथ मोजे और जूते भी पहन लिए थे। हाथ में वही रोज वाला बेंत। उन्होंने दूर से ही हंसकर नमस्कार किया। देखते देखते वे चबूतरे पर आ गए और इस आत्मविश्वास के साथ कि वहाँ बस उन्हीं की कमी थी, पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। पूछा, महाराज अभी टहल कर लौटे नहीं क्या? कहकर वे इत्मीनान से बैठने के लिए मोजे और जूते उतारने लगे।
थोड़ी देर में वे कुर्सी पर मेढक की तरह बैठ गए। बोले, कल महाराज को बड़ा दुख हुआ, पर चलिए, वह बात भी खत्म हुई। वे कुछ और उत्साह में आगे आ गए। मैंने तो आपके लिए पहले ही कह दिया था, राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा लें। आप हमारे खिलाफ थोड़े ही थे। उधर तो आप हाल चाल लेने के लिए जाते थे। महाराज को मैंने समझा दिया था। दोनों थोड़ी देर चुप बैठे रहे। मदारी की डुगडुगी की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। प्रिंसिपल ने कहा, आपका स्वास्थ्य अब बिल्कुल टिचन्न जान पड़ता है। टिचन्न? जी हाँ, अब तो बिल्कुल फिट है ना? रंगनाथ ने बड़े शिष्टाचार से कहा, आपकी कृपा से। तो अब क्या इरादा है? वापस जा रहा हूँ। रिसर्च का काम इतने दिन से छूटा हुआ है, गर्मियों में पूरा करना है। वे कई बातें अनर्गल ढंग से बोल गए, जिनका तात्पर्य यह था कि रंगनाथ इतिहास का भारी विद्वान है, पर ज़्यादातर लोग उल्लू के पट्टे हो गए हैं। यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है। बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं। उसने इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने पूछा, आपका क्या चांस है? क्या इस साल वहाँ लेक्चरार बनने की उम्मीद है? अभी उसका सवाल ही नहीं उठता। प्रिंसिपल साहब ने अपनी कुर्सी को 2 इंच आगे खिसका लिया। कहा, आप जानते ही हैं, खन्ना ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इतिहास के लेक्चरर की जगह हमारे यहाँ खाली हुई है। उसी में आप क्यों नहीं लग जाते? ठाठ से मामा के यहाँ रहिए, कॉलेज में 2 घंटा पढ़ाइए, बाकी वक्त रिसर्च कीजिए। रंगनाथ को जान पड़ा कि उसकी देह का सारा खून झपटकर सांप की तरह उसके मत्थे में पहुंच गया है। उसने तीखेपन के साथ कहा, मैं आपके यहाँ मास्टरी करूँगा, और वह भी खन्ना की जगह? प्रिंसिपल साहब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने कहा, मैंने वैद्य महाराज से बात कर ली है। रंगनाथ ने उसी तीखेपन के साथ कहा, मेरी आंख के आगे की बात है। मैं जानता हूँ कि खन्ना को यहाँ से कैसे निकाला गया है। वे उदास हो गए। बोले, क्या बताएं? आप भी ऐसा कहते हैं? यह तो पार्टी बंदी की बात हुई। एक आदमी फटी हुई तहमद लपेटे, ऊपर से काला चीकटदार कुर्ता पहने, डुगडुगी बजाता हुआ सनीचर की दुकान के पास आया। उसके साथ एक बंदर और बंदरिया स्टेज पर नाचने वाली वेशभूषा में चल रहे थे। पीछे कई छोटे छोटे लड़के किलकारी भरते हुए चले आ रहे थे। उनके हुजूम में कुछ कुत्ते भी थे, जिन्हें धमकाने के लिए वह आदमी बीच में कड़ाक के साथ डुगडुगी को सर पर ले जाता था। डुगडुगू की वजह से प्रिंसिपल साहब को अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। वे कहते रहे, जगह खन्ना के जाने से हुई या मालवीय के मरने से, आपको इससे क्या मतलब? आपके घर का बाग है, आम खाइए, पेड़ क्यों गिन रहे हैं? इसका कोई जवाब न पाकर वे रंगनाथ को पुचकारने लगे। आपसे तुम पर उतरकर बोले, मैं तो तुम्हें घर का आदमी मानकर कह रहा हूँ, आखिर करोगे क्या? कहीं न कहीं नौकरी ही तो करोगे ना। यहाँ तो खन्ना ने अपने मन से इस्तीफा दिया है। वहाँ क्या पता सचमुच ही कोई खन्ना कान पकड़कर निकाला गया हो। इससे कहाँ तक बचोगे बाबू रंगनाथ? जहाँ जाओगे तुम्हें किसी खन्ना की ही जगह मिलेगी। कहकर वे चबूतरे से कुछ दूर खड़े हुए, मदारी की तरह मुखातिब हुए और हाथ के पुरजोर इशारे से उसे जहन्नुम में जाने की सलाह देने लगे। रंगनाथ का चेहरा तमतमा गया। अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाकर, जैसे उसी के साथ वह सच्चाई का झंडा भी उठा रहा हो, बोला, प्रिंसिपल साहब, आपकी बातचीत से मुझे नफरत हो रही है, इसे बंद कीजिए। प्रिंसिपल ने यह बात बड़े आश्चर्य से सुनी।
फिर उदास होकर बोले कि बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उससे यही साबित होता है कि तुम गधे हो। इसके बाद वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया। मदारी जहन्नुम में जाने के बजाय वहीं पर जोर जोर से गाना गाने लगा था और उसकी डुगडुगी अब एक नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूरी पर कुछ कुत्ते दुम हिलाते, कमर लपलपाते भूंक रहे थे। लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए थे। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि ये जब उठेंगे तो भरतनाट्यम से नीचे नहीं नाचेंगे। राग दरबारी समाप्त।